हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं जो हमारा चैप्टर चल रहा है, कौन सा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी हमने एसिड जो बेस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है बच्चों। अब उसमें हमने जो लास्ट जो हमारा टॉपिक था, हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, किसकी, एसिड बेस एंड सॉल्ट की। ओके। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। यानी कि जो पीएच होता है बेटा, उसका हमारी डेली लाइफ में क्या इंपोर्टेंस होता है। ठीक है, तो आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि जो हमारा पीएच है वो किस तरह से हमारी जो डेली लाइफ होती है उसको अफेक्ट करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट आज का, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। यानी कि जो पीएच होता है बेटा, उसका एवरीडे लाइफ में क्या इंपोर्टेंस होता है। ठीक है, हमारा जो पीएच के बारे में मैंने आपको बताया था, पीएच का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और आपको यह भी बताया था कि जो एक पी वर्ड होता है बेटा, वो एक जर्मन वर्ड होता है और उसका मतलब क्या होता है, पोटेंज। और पोटेंज का मतलब होता है बेटा पावर, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज कॉल्ड पीएच। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसका पीएच बोलते हैं। ओके, तो यहां पे देखें कि जो आपका पीएच होता है उसका कहीं ना कुछ इंपोर्टेंट रोल होता है, उसका कोई ना कोई इंपोर्टेंस होता है। तो आज हम वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं हम सबसे पहले। अभी कह रहा है, देखो बेटा हमारा यहां देखें, पहला है आर प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, पीएच सेंसिटिव। अभी कह रहा है कि क्या जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, क्या वो पीएच सेंसिटिव होते हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल होते हैं बेटा। उनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, उनकी बॉडी में भी क्या होता है, पीएच की क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, और उनमें भी बॉडी, पीएच का रोल, पीएच का इफेक्ट पड़ता है उनकी बॉडी पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां देखें, ये कह रहा है बेटा, आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ द पीएच चेंज। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो बेटा हमारी जो बॉडी का जो पीएच होता है वो किसके बीच में होता है, आपका 7 से लेके कहां तक होता है, 7.8। बिल्कुल आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज है वो प्रॉपर कहां तक रहनी चाहिए, आपका 7 से 7.8 के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू अगर बॉडी की बेटा क्या होती है, घटती बढ़ती है, तो कुछ ना कुछ समझ लो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी है, या कोई ना कोई डिजीज हमारी बॉडी में लगना लगी है, और जिससे हमारी बॉडी क्या होगी बेटा, अफेक्ट होगी। ओके, तो जो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज है ना बेटा, वो कितना होता है, 7.0 टू 7.8। इसी के बीच में हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू, पीएच रेंज रहनी चाहिए। ठीक है, अगर इतनी रेंज हमारी बॉडी की रहेगी बच्चों तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर पीएच वैल्यू, यानी कि जो पीएच रेंज है, अगर वो वेरिएबल होगी, तो मतलब अचानक घटेगी या बढ़ेगी, तो तुरंत हमारी बॉडी पर कोई ना कोई इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। किसी ना किसी जो डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसके कोई ना कोई सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये पता होना चाहिए कि बेटा कि जो पीएच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसमें, एनिमल्स और प्लांट दोनों की बॉडी में। तो हमारी बॉडी की पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए बच्चों, हमारी बॉडी की जो पीएच रेंज है वो होना चाहिए कितना, 7 से लेकर 7.8। ओके, आगे बात करते हैं। अभी कह रहा है कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, ठीक है, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। बिल्कुल बच्चों, आपने एसिड रेन के बारे में तो सुना होगा। एसिड रेन का मतलब क्या होता है बेटा, मालूम है आपको? जो सीजन की जो सबसे पहली बारिश होती है ना बच्चों, वो हमारी एसिड रेन होती है। जो सीजन की जो सबसे पहली बारिश होती है वो एसिड रेन होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर पानी की जो पीएच वैल्यू है, आपको मालूम है जो वाटर होता है, अभी मैंने आपको बताया था पीएच वैल्यू, तो उसमें यह बताया था कि जो वाटर होता है ना हमारा बेटा, तो वाटर तो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल। अभी मैं तुम्हें समझाता हूं, यहां देखें, पीएच ऑफ
pH ऑफ वाटर। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, वाटर जो हमारा होता है H2O, अब वाटर की जो pH वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है 7। अब 7 होती है बेटा, इसी वजह से वाटर क्या होता है बेटा न्यूट्रल होता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, अगर pH वैल्यू वाटर की जो pH वैल्यू है अगर 5.6 से अगर नीचे आ जाती है तो वो वाटर कैसा हो जाता है एसिडिक। क्या हो जाता है एसिडिक, एसिडिक हो जाता है बेटा वो। तो अगर अब पानी है, बरसात का जो पानी आता है बेटा उसकी pH वैल्यू अगर 5.6 से नीचे आ रही है तो वो क्या हो जाएगी बेटा एसिड रेन हो जाएगी बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे एसिड रेन। एसिड रेन होती है जो हमारे लिए क्या होती है, यानी कि जो हमारी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो हमारी मेटेलिक चीज होती हैं उन पर इफेक्ट डालती है और उन्हें क्या कर देती है डिस्ट्रॉयड कर देती है। ओके, तो एसिड रेन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किस पर, एनवायरमेंट पर। ओके, ओके, अब देखें ये कह रहा है कि व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर्स इट लोअर द पीएच, ठीक है, ऑफ द रिवर्स वाटर। ये कह रहा है कि अगर लगातार बारिश होगी बेटा और वो एसिडिक जो रेन्स है उसका जो पानी लगातार हमारी रिवर्स यानी कि नदियों में गिरेगा तो जो पानी का जो नदी का जो पानी है उसकी पीएच क्या होगी चेंज होगी। और जब पीएच चेंज होगी, अगर पानी ज्यादा एसिडिक हो गया तो पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लाइफ किस में आ जाती है डेंजर्स, यानी कि उनकी लाइफ जो होती है वो डिफिकल्टी में आ जाती है और उन्हें सर्वाइव करना क्या हो जाता है काफी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो वो क्या होते हैं कि अगर ज्यादा एसिडिक पानी हो गया है बेटा तो जो जीव जंतु होते हैं हमारे जो एक्वेटिक आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं डेड भी हो जाते हैं, यानी कि मारे भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का यानी कि जो पानी की जो पीएच है वो लगातार ज्यादा गिरती जा रही है, वो ज्यादा एसिडिक होती जा रही है और जब पानी ज्यादा एसिडिक होता चला जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होता जाता है कम होता चला जाता है। और जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है तो वो पानी में जब उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो लाइफ उनकी किस में आ जाती है डेंजर में आ जाती है। ओके, आगे देखें। अब ये कह रहा है द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। यही तो मैं तो आपको बताना चाह रहा था बेटा कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ का मतलब आपको मालूम है कि जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं बेटा, जो पानी में रहते हैं, जो अपनी लाइफ पानी में सर्वाइव करते हैं तो उनको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब पानी का आपका जो पीएच है, पानी का जो पीएच है वो ज्यादा एसिडिक होता जा रहा है बेटा तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल क्या होता चलेगा कम होता चला जाएगा। और जब ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में उन ऑर्गेनिजम्स को नहीं मिलेगी बेटा तो कभी कभी वो क्या होते हैं मारे भी जाते हैं। तो इसलिए जो एसिड रेन होती है वो हमारे लिए क्या होती है हार्मफुल होती है। क्या होती है बेटा हार्मफुल, यानी कि उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है और जो हमारी जो डेली लाइफ होती है वो किसी ना किसी तरीका से क्या होती है अफेक्टेड होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉइल इन योर, ठीक है, बैकयार्ड। अब आप बात करेंगे किसके बारे में, सॉइल्स के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मिट्टी आपको जो प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं किस पर, सॉइल्स पर। अब हमारे जो हम प्लांट कल्टीवेट करते हैं उगाते हैं वो ना तो ज्यादा एसिडिक सॉइल पर क्या कर सकते हैं कल्टीवेट कर सकते हैं और वो ना ज्यादा बेसिक सॉइल पर कल्टीवेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो सॉइल का जो पीएच है वो बार बार क्या किया जाता है चेक किया जाता है कि किस जो सॉइल है मिट्टी है उसका पीएच क्या है और वहां पे किस तरह की जो हमारी जो क्रॉप्स होती है वो कल्टीवेट करना क्या होगा सुटेबल होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी क्रॉप्स अगर आप कल्टीवेट करते हैं तो उसके लिए जो सॉइल है वो ना तो ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए बच्चों और ना ज्यादा क्या होनी चाहिए बेसिक होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अगर एसिडिक होती है तो उसमें हम क्या मिलाते हैं बेस ऐड करते हैं। अगर ज्यादा बेसिक होती है तो उसमें हम एसिडिक सब्सटेंस ऐड करते हैं ताकि वो मिट्टी का जो पीएच है वो क्या हो जाए न्यूट्रलाइज हो जाए। न्यूट्रलाइज का मतलब नॉर्मल हो जाए ताकि उस पर कोई भी जो क्रॉप्स है वो इजीली क्या कर सके कल्टीवेट कर सके यानी कि जर्मिनेट हो जाए। ओके, देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए यहां पर प्लांट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर द हेल्दी ग्रोथ टू फाइंड आउट द पीएच required for the healthy growth of a plant. You can collect the soil from a various places and check the pH in the manners
डिस्क्राइब बिलो। अब ये कह रहा है कि अगर आप कोई क्रॉप्स अगर आप कल्टीवेट करना चाहते हैं तो आप जगह जगह जाके देखते हैं कि वहां की मिट्टी कलेक्ट कर सकते हैं और मिट्टी से हम उसका जो पीएच है यानी कि उसका जो पीएच लेवल है मिट्टी का वो चेक किया जा सकता है। जो हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं, कृषि वैज्ञानिक जो होते हैं बेटा, वो जगह जगह से मिट्टी का क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद उसका पीएच चेक करते हैं। और जब पीएच चेक करते हैं तो पीएच रेंज जो वो देखते हैं तो वो आइडिया लगा लेते हैं कि ये जो आपकी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो किस तरह की क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए सफिशियंट होगी। ओके बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट जो होते हैं ना बेटा, जो प्लांट होते हैं वो ना तो ज्यादा एसिडिक सॉइल पर ना ज्यादा बेसिक सॉइल पर ग्रोथ कर सकते हैं। उनके लिए भी मिट्टी का जो लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना तो ज्यादा एसिडिक और ना ज्यादा बेसिक। ओके, नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि पीएच पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल होता है बेटा, पीएच का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आपका यानी कि जो हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट जो होता है, ठीक है, उसमें पीएच का क्या रोल होता है और किस तरह से यानी कि जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है, उसमें किस तरह के एसिड या फिर आपके बेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहां देखें, ये कह रहे हैं कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों कि जो हम खाना खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, तो हमारा जो खाना है एलिमेंट्री कैनल के द्वारा सबसे पहले कहा जाता है स्टमक, स्टमक में जाता है, ठीक है। अब स्टमक में जाने के बाद खाना इकट्ठा हो जाता है। और जो हमारा एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो खाने का जो डाइजेशन है बेटा वो हमारा एलिमेंट्री कैनल से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में स्टार्टिंग होती है किसकी, आपका कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट हम खाने में लेते हैं तो जो हमारे माउथ में जो हमारा माउथ होता है बेटा उसमें सेलिवरी ग्लैंड होती हैं। क्या होती है बेटा, सेलिवरी ग्लैंड। जो सैलाइवा होती है उसमें सेलिवरी जो ग्लैंड होती है उनमें से सैलाइवा सिगरेट होती है और उसमें एक एंजाइम्स होता है, कौन सा, इमाइलेज। कौन सा होता है बच्चों, इमाइलेज होता है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसका काम क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं उनको सिंपल शुगर में क्या करता है, ब्रेक यानी कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम होता है किसका, इमाइलेज। किसका बेटा, इमाइलेज का। ओके, जब खाना हमारे माउथ से यानी कि जो ओसोफेगस होता है, ओसोफेगस कौन सा होता है बच्चों, जो हमारा फूड पाइप होता है। हमने खाना खाया, माउथ से खाना किस में जाएगा, ओसोफेगस। और ओसोफेगस जो हमारा होता है बेटा उसको हम बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोला जाता है उसको, फूड पाइप। और फूड पाइप से होता हुआ खाना कहां पे जाकर रुकता है, स्टमक। कहां पे रुकता है बेटा, स्टमक। अब स्टमक में भी क्या है, खाने का डाइजेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो हमारा हम फूड लेते हैं उनका डाइजेशन अलग अलग पार्ट में होता है। और ये भी पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है और लिपिड का डाइजेशन कहां होता है। ओके, तो जो स्टमक होता है बेटा वो मेनली किस तरह के फूड के लिए जाना जाता है, यहां पर मेनली जो डाइजेशन होता है वो किसका होता है, आपका प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन होता है किसमें बेटा, स्टमक में। ओके, यहां देखें, अब जो स्टमक है हमारा प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा स्टमक होता है इसमें वो तीन चीज प्रोड्यूस, स्टमक जो होता है उसमें हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है बेटा। स्टमक में क्या होता है आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपकी तीन चीजें निकलती हैं बेटा, यहां देखें बताता हूं मैं आपको। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये हमारी होती है बेटा किसमें, स्टमक में। इसमें तीन चीज निकलती हैं। एक तो आपका कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, दूसरा आपका पेप्सिन। कौन सा होता है बच्चों,
पेप्सिन, और तीसरा होता है आपका म्यूकस। ओके, ये तीन चीज जो है बेटा, वो हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, इनमें से ये तीन चीज प्रोड्यूस होती हैं। अब इन तीनों का रोल आपको पता होना चाहिए बच्चों। इन तीनों का रोल क्या होता है? तो सबसे पहले आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं कौन सा? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या होता है? HCl होता है। अब ये स्टोमक में प्रोड्यूस होता है। अब इसका जो मेन काम होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो खाने के साथ जो हार्मफुल जम्स वगैरह या बैक्टीरिया अगर खाने के साथ आते हैं, तो ये उन पर रिएक्ट कर देता है और उनको क्या कर देता है? किल कर देता है। यानी कि खाने के साथ जो हार्मफुल जम्स वगैरह या बैक्टीरिया खाने के साथ अंदर जाते हैं, उन पर ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उन्हें किल कर देता है। ओके, दूसरा, जो खाने का जो मीडियम है उसको क्या बनाता है? ये एसिडिक। अरे क्या बनाता है बच्चों? उसको ये एसिडिक बनाता है। और किसके लिए प्रिपेयर करता है? पेप्सिन के लिए बेटा, पेप्सिन। अब जो ये पेप्सिन है ना, पेप्सिन, इसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा? एंजाइम। क्या बोलते हैं? इसको एंजाइम्स बोलते हैं बेटा। और ये किस तरह का एंजाइम्स है? पेप्सिन आपका कौन सा एंजाइम्स है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी कि पेप्सिन जो होता है, ये किसका डाइजेशन करता है स्टमक में? ये डाइजेशन करता है बेटा किसका? प्रोटीन का। यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ये एंजाइम्स। ओके, उसके बाद ये आपका कौन सा? म्यूकस। अब म्यूकस क्या है? जो स्टमक की जो आउटर वॉल्स होती है, लिग्निंग वॉल होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। और उसको प्रोटेक्ट करता है, किससे बचाता है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से। आपका जो म्यूकस है ना बेटा, ये क्या करता है कि जो स्टमक की जो आउटर वॉल्स होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। किसके इफेक्ट से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, ये कहाँ होती हैं? आपकी होती हैं किसमें बेटा? ये होती हैं आपकी बेटा स्टमक। और स्टमक में तीन चीजें होती हैं आपकी। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, इनमें से तीन चीज निकलती हैं। एक तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा आपका होगा बेटा कौन सा? पेप्सिन, और तीसरा हो गया आपका कौन सा? म्यूकस। अब इन तीनों का रोल आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या करता है कि जो खाने के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं, उन्हें किल कर देता है। और खाने को क्या है कि हमें यानी कि उनके इफेक्ट से क्या होता है? बचा देता है। ओके, और दूसरा, जो खाने के जो मीडियम को क्या करता है? ज्यादा एसिडिक बनाता है और उसको प्रिपेयर करता है किसके लिए? पेप्सिन के लिए। और पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन यहाँ पे बेटा डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को। यानी कि यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये एक एंजाइम्स होता है, और जो किसके डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसके लिए बच्चों? प्रोटीन के लिए। ओके, तीसरा, अब ये तीसरा होता है आपका म्यूकस। अब म्यूकस का सिग्रेशन होता है, तो जो स्टोमक की जो आउटर वॉल्स होती है बेटा, अब उसको ये प्रोटेक्ट करता है कौन? म्यूकस। और किसके इफेक्ट से बचाता है बच्चों? उसको बचाता है किसके इफेक्ट से? HCl के इफेक्ट से। HCl, HCl का मतलब बेटा कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से स्टोमक की जो आउटर वॉल्स होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है कौन? म्यूकस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां तक। अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि डूरिंग द इंडाइजेस्टेशंस द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिडिक एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। ये कह रहा है कि बेटा अब जब हमें क्या हो जाता है? इरिटेशन हो जाती है। यानी कि जब हम कोई आपका ऑयली चीजें हम खा लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट होती है बेटा, उसमें किसकी मात्रा इकट्ठी हो जाती है? ज्यादा एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे हमारे क्या होता है बेटा? पेन होता है और क्या होती है? इरिटेशन होती है। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? कोई मिल्ड टाइप का बेस यूज करते हैं, ताकि वो इजीली उसे क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर दे। तो जो मिल्ड टाइप के जो बेसिस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? हम एंटा एसिड। क्या बोला जाता है बच्चों? उनको बोला जाता है एंटा एसिड। देखो आगे, ये कह रहा है टू गेट रिड्स ऑफ द पेन प्यूपिल्स यूज बेस कॉल्ड एंटा एसिड। जो आपको इरिटेशन हुआ, यानी कि किसकी वजह से? आपने स्पाइसी फूड ज्यादा खाया,
उसकी वजह से इरिटेशन और पेन हो रहा है ना, तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी में HCl की मात्रा ज्यादा इकट्ठी हो गई है, ठीक है। अब उसको रिमूव करने के लिए आप माइल्ड बेस यूज करते हैं, और उन बेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटा एसिड। क्या बोला जाता है बच्चों, एंटा एसिड बोलते हैं उनको हम, एंटा एसिड। क्या बोला जाता है, एंटा एसिड। अब जो एंटा एसिड है ना, आपके लिए आपके सिलेबस में ये दो एंटा एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका बेटा इरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन सा बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है, एंटा एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ये हमारा क्या है, एंटा एसिड। क्या है बच्चों, ये एंटा एसिड। यानी कि जब इरिटेशन ज्यादा हो जाती है बॉडी में, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तुरंत आपकी बॉडी को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और इरिटेशन, जो पेन आपकी बॉडी में हो रहा है, ये जो जलन हो रही है आपकी, ठीक है, चेस्ट पर, वो इजीली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो एसिड इकट्ठा हो रहा है आपकी बॉडी में, उस पर काम करना स्टार्ट कर देगा, और उसे तुरंत क्या करेगा बेटा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके। और दूसरा जो आपका एंटा एसिड है, एक है बेटा आपका कौन सा, NaHCO3। इसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा, ये आपके लिए कौन सा, बेकिंग सोडा। ये भी एक तरह से काम करता है किसका बेटा, एंटा एसिड का। ओके। तो ये दोनों आपके सिलेबस में दिए हुए हैं बच्चों, इन दोनों के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये हमारे क्या होते हैं, एंटा एसिड। अब एंटा एसिड क्या होते हैं, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एंटा एसिड, तो आप आज आसानी से क्या करेंगे, आंसर करेंगे बेटा कि एंटा एसिड आर माइल्ड बेस विच आर यूज टू गेट, ठीक है, रिड्स द, किससे, न्यूट्रलाइज, ठीक है, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। यानी कि उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कि जो एक्सेस एसिड आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बच्चों एंटा एसिड। क्या यूज किया जाता है, एंटा एसिड हम यूज करते हैं। ओके। तो ये दोनों हमारे क्या है, एंटा एसिड है। कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बिल्कुल पता होना चाहिए बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और दूसरा है आपका कौन सा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। दोनों आपके किसके एग्जाम्पल है, एंटा एसिड। ओके। और नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट है, ये कह रहा है पीएच चेंज इन द कॉजेस ऑफ टूथ डिके। बिल्कुल, यानी कि टूथ डिके का मतलब आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि दांतों में जो सड़न हो जाती है। अगर हम क्या करते हैं बेटा, कि हम जो खाना खाते हैं, खाने के बाद अगर आप डेली ब्रूस नहीं करते हैं, या फिर नीम स्टिक यूज नहीं करते हैं, तो आपके जो माउथ है, माउथ का जो पीएच है वो लगातार क्या होगा, चेंज होगा। और जब माउथ का पीएच नीचे फॉल होगा, तो माउथ में एसिड की मात्रा इकट्ठी हो जाएगी बेटा। और जब एसिड की मात्रा इकट्ठी हो जाएगी, तो वो कारण होगा किसका, टूथ डिके। अब टूथ डिके का मतलब होता है बेटा दांतों की सड़न। अब आपका जो एसिड, वो कौन सा एसिड आपके माउथ में इकट्ठा होता है बच्चों, एसिड होता है आपका लैक्टिक एसिड। अब जो लैक्टिक एसिड होता है बेटा, ये क्या करेगा, जो हमारा टूथ होता है बेटा, दांत होती है, उसकी जो ऊपरी लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं टूथ इनेमल। क्या बोलते हैं बच्चों, टूथ इनेमल। और उसको वो इजीली क्या करेगा, लगातार डिग्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारे जो दांत होते हैं बेटा, उनमें क्या होता है, दांतों में कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी जो टूथ इनेमल है, वो लगातार डिग्रेड होती है, और वो गलना स्टार्ट हो जाती है। ओके। इसी वजह से हमको डेली क्या करने चाहिए बेटा, दांत साफ करने चाहिए। ओके। ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम से क्या कर सकें बेटा, बच सकें। ओके। अब इसमें बात करते हैं, यहां देखें टूथ डिके। अब कह रहे हैं कि टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर 5.5। अभी तो बताया था बेटा कि अगर हमारे माउथ का जो पीएच है ना बच्चों, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे गिर जाता है या इतना हो जाता है, तो हमारे जब माउथ है ना बेटा, उसमें सडन यानी कि माउथ में स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। अब स्मेल किसकी वजह से आ रही है, वो कि आपका जो माउथ है, आपने जो खाना पीना खाया है, वो आपके दांतों में अटका हुआ है, जिसकी वजह से वो खाना क्या हो जाता है, सड़ जाता है। और सड़ने की वजह से माउथ में बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाते हैं। वो किसकी वजह से, कि आपका जो माउथ है, उसका जो पीएच लेवल है, वो लगातार गिरता जा रहा है। और आपके जो माउथ में
किसकी मात्रा बढ़ती जा रही है? लैक्टिक एसिड की मात्रा लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो जो कारण बन जाता है किसका बेटा? टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब क्या होता है? दांतों की जो सड़न होती है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक रहा है टूथ इनेमल, अभी बताया था मैंने, टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइटाइट, ठीक है, आ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ कैल्शियम फॉस्फेट। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो टूथ इनेमल होती है ना, दांत की जो ऊपरी लेयर होती है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो बच्चों। तो वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है बच्चों? वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और अभी मैं कैल्शियम फॉस्फेट का आपको फॉर्मूला बताता हूं। कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये होता है हमारा बेटा कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट। और ये जो हमारी जो टूथ इनेमल होती है, टूथ इनेमल, कोई आपसे पूछे कि जो हमारे जो माउथ होता है, दांत जो होते हैं, उसकी जो आउटर परत होती है वो टूथ इनेमल, वो किसकी बनी होती है? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, वो बनी होती है बेटा कैल्शियम फॉस्फेट। किसकी बनी होती है बच्चों? कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट का अभी मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला बताया है। क्या बताया बेटा? CaPO4 का होल ट्वाइस। ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला है किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। यानी कि जो हमारे जो दांत होते हैं उसकी जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। और ये बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। ओके बच्चों, ठीक है। तो जब हमारे जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जब हमारे माउथ में लगातार बैक्टीरिया इकट्ठे होते रहते हैं, माउथ का पीएच 5.5 या इससे नीचे हो जाता है, तो ये जो बैक्टीरिया है, जो एसिड है, हमारी जो टूथ इनेमल है, यानी कि जो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी है बच्चों, उसको लगातार डिग्रेड करेगा। डिग्रेड का मतलब उसको गलाना स्टार्ट कर देगा, जिससे जो हमारे दांत होते हैं बेटा वो खराब हो जाते हैं। और दांतों में क्या लग जाते हैं? कीड़ा, बोलते हैं ना, कीड़ा लगना। तो दांत हमारे लगातार क्या होते हैं बेटा? खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया उस पर अपना क्या दिखाते हैं? इफेक्ट दिखाते हैं। और जो एसिड होते हैं, एसिड जो होता है बेटा वो लगातार हमारे टूथ इनेमल को डिग्रेड करता रहता है, यानी कि गलाता रहता है। ओके, तो ये पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है पीएच इन, अब कह रहा है सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वेलफेयर्स। अब ये भी चीज आपको समझनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, कि कुछ एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं बेटा वो सेल्फ डिफेंस के लिए उनकी बॉडी में क्या होता है बेटा? कुछ एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं और कुछ बेस प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही आपके लिए दे रखा है यहां पर, देखें कौन कौन से होते हैं वो। यहां देखें, अब ये कह रहा है कि हैव यू एवर बीन स्टंग बाय द हनी बी। हनी बी, ठीक है, बी स्टिंग्स लीव्स एंड एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशंस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कभी आपको जो मधुमक्खी होती है या आपकी जो रेड आंट होती है, लाल चींटी होती है, जब वो खा जाती है तो तुम्हें पता है कि बॉडी में सेलन आ जाती है और जलन होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि बेटा जो उनका डंक होता है, उनकी बॉडी में एक एसिड प्रेजेंट होता है, और उस एसिड का नाम क्या है बेटा? वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए जो हनी बी होती है और जो रेड आंट होती है बेटा, उनकी बॉडी में क्या होता है? कौन सा एसिड होता है? तो यहां देखें, ठीक है, और रेड आंट। ओके, यहां देखिए, तो उनकी बॉडी में बेटा एक एसिड होता है जिसको बोला जाता है बेटा कौन सा? फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं हम बच्चों? फॉर्मिक एसिड। ओके, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है HCOOH। आपको पता होना चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला है किसका? फॉर्मिक एसिड का। किसका फॉर्मूला है बच्चों? ये फॉर्मिक एसिड का। और इसका जो आईयूपीएसी नेम है,
इसका आईयूपीएसी नेम या केमिकल नेम बोल सकते हैं आप, इसका जो केमिकल नेम है वो है आपका बेटा मेथेनोइक एसिड। पेपर में दोनों तरह से आता है बेटा, ये पता होना चाहिए। तो ये क्या है, मेथेनोइक एसिड। अब मैं आपको आईयूपीएसी सिखाऊंगा, जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ना बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसका नाम क्या पड़ा है, मेथेनोइक एसिड इसको क्यों बोला गया है, ठीक है। तो तब ये पार्ट हम क्लियर करेंगे। तो अभी आपको बस यही पता होना चाहिए कि जो आपकी जो हनी बी होती है और जो रेड आंट होती है, उनकी जो स्टिंग होता है, उनमें जो डंक होता है, उनमें एक एसिड प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका कौन सा बेटा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसका कौन सा नेम है बेटा, कॉमन नेम है, ओके। और उसके बाद इसका जो आईयूपीएसी नेम है या केमिकल नेम कह सकते हैं बेटा, केमिकल नेम है इसका कौन सा, मेथेनोइक एसिड, ओके। इसी तरह से यहां देखें, ये कह रहा है स्टिंग्स हेयर ऑफ अ नेटल प्लांट इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। अब यही होता है बेटा, एक प्लांट होता है नेटल, नेटल प्लांट, उसकी जो पत्ती होती हैं उस पे कांटे से होते हैं। अगर हमारी स्किन या बॉडी उससे टच कर जाती है तो हमारी बॉडी में वो कांटे क्या होते हैं, चुभ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में पेन होता है। और जहां पे वो चुभ है बेटा उसमें स्वेलन आ जाती है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट होता है उसकी जो पत्ती होती है उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। और वो एसिड कौन सा है, वो तो स्पष्ट लिख रहा है बेटा, कौन सा, मेथेनोइक एसिड। यानी कि इसकी बॉडी में भी यही एसिड होता है, प्लांट की बॉडी में कौन सा आपका, मेथेनोइक एसिड। और अब मेथेनोइक एसिड के बारे में मैंने अभी बताया था, ये फॉर्मूला होता है बेटा HCOOH, ओके। और इसका कॉमन नेम बताया था मैंने अभी बच्चों, इसका कॉमन नेम होता है आपका फॉर्मिक एसिड। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, फॉर्मिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। अब ये मैं ये भी बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट उसमें कि ये किस तरह का एसिड है, ठीक है। मिनरल एसिड है या आपका कौन सा है, ऑर्गेनिक एसिड। तो मैंने अभी बताया था कि ये जो एसिड प्लांट और एनिमल की बॉडी से प्राप्त होते हैं बेटा, वो हमारे होते हैं कौन से, ऑर्गेनिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो फॉर्मिक एसिड है वो आपका कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, ओके। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, वीक इन नेचर। यानी उनका नेचर कैसा होता है बेटा, वीक होता है, यानी कि ज्यादा बॉडी पर ज्यादा टाइम तक अपना इफेक्ट नहीं दिखाते, ओके। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट है, यहां देखें, कॉमन नेचुरली, ठीक है, ऑकरिंग्स, ठीक है, एसिड। अब ये क्या है, कुछ कॉमन नेचर, जो नेचर में जो एसिड पाए जाते हैं उनको नीचे दिखाया गया है बेटा। तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए, इनमें से पेपर में आपके में जरूर आता है, ठीक है। तो ये आपके सारे जो एसिड हैं, अब ये नेचर की बात कर रहा है, तो जब नेचर की बात कर रहा है तो बच्चों ये पता होना चाहिए, अगर ये नेचर में है तो ये हमारे कौन से एसिड होंगे, ये हमारे होते हैं बेटा कौन से, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मैंने तभी तो बताए थे, जो हमें किससे ऑब्टेन होते हैं, नेचर से, तो वो हमारे होते हैं बेटा कौन से, ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद यहां देखें विनेगर, विनेगर के बारे में तो मैंने आपको बताया था बेटा, विनेगर आपका कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है बेटा, कौन सा, एसिटिक एसिड, ओके। जो विनेगर होता है ना हमारा बेटा, सिरका, अब सिरका जो होता है उसमें किस एसिड की मात्रा होती है, उसमें होती है बेटा आपकी एसिटिक एसिड। जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आपका एसिटिक एसिड, ओके बच्चों। दूसरा आपका कौन सा, ऑरेंज, जो आपका ऑरेंज होता है संतरा, उसमें आपका होता है कौन सा, सिट्रिक, सिट्रिक एसिड होता है बेटा। वैसे मोस्टली जितनी भी खट्टी चीजें होती है ना, मोस्टली उनमें सब में ज्यादातर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सभी खट्टी चीजों में सिट्रिक एसिड ही क्या है, प्रेजेंट होता है। कुछ में कुछ और एसिड भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी आपका आंवला है, नींबू है, ठीक है बेटा, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इनमें हमारा प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, ओके। उसके बाद है आपका कौन सा, टमराइंड, टमराइंड आपका होता है बेटा इमली। जो इमली होती है ना बेटा, उसमें हमारा होता है कौन सा, टार्ट्रिक एसिड। अरे कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों इसमें, इसमें होता है कौन सा आपका, टार्ट्रिक एसिड। अगर आपसे कोई पूछे कि विच टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट इन टमराइंड, तो आप आंसर करेंगे बेटा कौन सा, टार्ट्रिक एसिड, ओके। उसके बाद आपका है कौन सा, टमेटो, टमेटो आपका मालूम है टमाटर होता है, टमेटो क्या होता है आपका, टमाटर। और इसमें हमारा होता है कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है टमाटो में, टमाटो में प्रेजेंट होता है हमारा कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड। तो हर बार कोई ना कोई एसिड एक
आपका एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी आपके ये दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ये सभी आपको पता होने चाहिए कि किस सब्सटेंस के अंदर किस तरह का एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद अब आपका कौन सा है, श्योर मिल्क। श्योर मिल्क या फिर कौन सा, कर्ड। मैंने बताया था कि दूध से बनी जितनी भी चीजें होती हैं बेटा, उनमें एक ही एसिड प्रेजेंट होता है और उसको हम किस नाम से जानते हैं, लैक्टिक एसिड। कौन सा बेटा, लैक्टिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो दूध हो या आपका कौन सा हो, कर्ड मिल्क हो, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, उसमें एसिड प्रेजेंट होगा लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा बच्चों, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो ये पता होना चाहिए बच्चों। उसके बाद आ गया कौन सा, लेमन। अब लेमन तो मैंने अभी बताया था बच्चों, लेमन हमारा क्या होता है, नींबू। तो नींबू में मैंने बताया था कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा होता है, नींबू, आंवला, आपका कौन सा, संतरा, ऑरेंज, इन सब में एक ही एसिड प्रेजेंट होता है और वो मैंने आपको बताया था कौन सा, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा इसमें, सिट्रिक एसिड। ओके, उसके बाद आपका है एंट स्टिंग। एंट स्टिंग जो है आपका, जो आपका मैंने बताया था जो चींटी होती है बेटा, इनके जो डंक होता है उसमें अभी मैंने आपको पढ़ाया था मेथेनोइक एसिड। अरे मेथेनोइक एसिड तो बेटा इसका आईयूपीएसी नेम है, केमिकल नेम है बेटा इसका, और कॉमन नेम होता है इसका कौन सा, फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड। अभी इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने बच्चों, HCOOH, ये होता है आपका कौन सा, फॉर्मिक एसिड। ओके, ऐसे ही नेटल स्टंग जो भी बताया था, ये जो प्लांट जो होता है, इसका जो नेटल जो होता है, आपकी जो पत्ती होती है, इस पे कुछ कांटे से होते हैं और ये जब हमारी बॉडी से टच हो जाती है तो हमारी बॉडी में टच होने के बाद ये एसिड छोड़ देती है, जिससे हमारी जो स्किन है वो लाल पड़ जाती है और उस पर स्वेलन आ जाती है। तो वो किसकी वजह से आती है बच्चों, वो आती है मेथेनोइक एसिड। और मेथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको अभी, दूसरा नाम बताया था आपका फॉर्मिक एसिड। मेथेनोइक का कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड होता है इसका कॉमन नेम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो आज हमने जो आपका जो चैप्टर पढ़ाया था कि इंपोर्टेंस ऑफ पीएच, यानी कि पीएच का इंपोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो आपने क्या पढ़ा था बेटा, पीएच इन कौन सा, सॉइल। सॉइल में आपको बताया कि जो हमारी जो सॉइल होती है बेटा, वो ना तो ज्यादा एसिडिक और ना ज्यादा बेसिक लेवल पे क्या नहीं कर सकती, किसी भी क्रॉप्स को कल्टीवेट नहीं कर सकती। तो हमें सॉइल का जो मीडियम होता है उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कौन सा, टूथ डिके। हमारी जो दांतों की जो सड़न होती है बेटा, वो किसकी वजह से होती है, जब माउथ का जो पीएच होता है वो 5.5 से नीचे पहुंच जाता है बेटा, तो दांतों में क्या होता है, यानी कि सड़न स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो हमारी जो टूथ होता है, दांत होती है बेटा, दांत होता है, उसकी जो इनेबल यानी कि जो आउटर जो लेयर होती है बेटा, जो बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, अब वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने बेटा, कौन सा, Ca3, कौन सा बताया था, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ओके, तो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, तो वो लगातार डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे दांतों में क्या होता है बेटा, दांत की जो हड्डी है वो गलना स्टार्ट हो जाती है। ओके, उसके बाद पीएच इन आपका कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताया था जो हमारा स्टमक होता है वो किस तरह का एसिड प्रोड्यूस, किस तरह का कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है आपका कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो क्या करता है, हमारे जो खाना होता है बेटा, उसको खाने के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया जम्स आते हैं उनको किल कर देता है, और प्लस खाने के जो मीडियम है उसको चेंज करता है, एसिडिक बनाता है, ताकि जो पेप्सिन एंजाइम्स होता है वो इजीली प्रोटीन का क्या कर सके, डाइजेशन कर सके। ओके, उसके बाद जो म्यूकस होती है, वो हमारा जो स्टमक होती है, स्टमक होता है, उसकी जो आउटर वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, किससे, HCl के इफेक्ट से। ओके, तो ये हमारे क्या थे, दीज आर द इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन कौन सा, आर डेली लाइफ। यानी कि ये क्या है, इंपोर्टेंस है किसका, पीएच का। ठीक है, किसमें, डेली लाइफ में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय बाय, थैंक यू।